हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 4 शानदार, मजेदार और ज्ञानवर्धक रोचक कहानियों का वर्णन सुनेंगे। तो चलो दोस्तों, पहली कहानी लक्ष्य की प्राप्ति को सुनते हैं। बाज के बच्चे ने अभी अभी उड़ना सीखा था। उत्साह से भरा होने के कारण वह हर किसी को अपनी कलाबाजियां दिखाने में लगा था। तभी उसने पेड़ के नीचे एक सुअर के बच्चे को भागते देखा। माँ, वो देखो सुअर कितना स्वादिष्ट होगा ना, मैं अभी उसका शिकार करता हूँ। नहीं बेटा, माँ बोली, अभी तुम इसके लिए तैयार नहीं हो। सुअर एक बड़ा शिकार है, तुम चूहे से शुरुआत करो। बाज आज्ञाकारी था, उसने फौरन माँ की बात मान ली और जल्दी ही उसने बड़ी कुशलता के साथ चूहों का शिकार करना सीख लिया। अब उसका आत्मविश्वास बहुत बढ़ चुका था। वह अपनी माँ के पास गया और फिर से सुअर का शिकार करने के लिए कहने लगा। अभी नहीं बेटा, पहले तुम खरगोश का शिकार करना सीखो, माँ ने समझाया। कुछ ही दिनों में बाज ने खरगोशों का शिकार करना भी सीख लिया। उसे पूरा यकीन था कि अब वो अपने पहले लक्ष्य सुअर को जरूर मार सकता है, और इसी की आज्ञा लेने वह माँ के पास पहुँचा। पर इस बार भी माँ ने उसे मना कर दिया और पहले मेमने का शिकार करने को कहा। बाज जल्दी ही मेमनों का शिकार करने में पारंगत हो गया। फिर एक दिन वह अपनी माँ के साथ यूं ही डाल पर बैठा था कि एक सुअर का बच्चा उधर से गुजरा। बाज ने अपनी माँ की ओर देखा। माँ मुस्कुराए और सुअर पर झपट पड़ने का इशारा किया। बाज ने फौरन नीचे की ओर उड़ान भरी और उस दिन उसने पहली बार अपना मनपसंद खाना खाया। दोस्तों, सोचिए अगर माँ ने पहली बार में ही उसे सुअर का शिकार करने को कह दिया होता तो क्या होता। नन्हा बाज निश्चित तौर पर असफल हो जाता और संभव है उसका आत्मविश्वास कमजोर हो जाता। लेकिन जब उसने पहले छोटे छोटे शिकार किए तो उसका आत्मविश्वास और उसकी काबिलियत दोनों निखरती गई और अंततः वह अपने मनपसंद लक्ष्य को पाने में सफल हुआ। दोस्तों, हमें इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि हमें अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे आसान हिस्सों में बांटकर उसे पूरा करना चाहिए। लक्ष्य बड़ा बनाइए, जरूर बनाइए, लेकिन उसे पाने के लिए अपने अंदर धैर्य और आत्मविश्वास रखिए। अपने से बड़ों की बात मानिए और योजनाबद्ध तरीके से उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अंततः अपने उस बड़े लक्ष्य को हासिल करिए। अगली कहानी नंबर 2, कर्म का फल। एक गांव में 2 मित्र नितिन और श्रवण रहते थे। नितिन बहुत धार्मिक था और भगवान को बहुत मानता था, जबकि श्रवण बहुत मेहनती था। एक बार दोनों ने मिलकर 5 बीघा जमीन खरीदी, जिससे वह बहुत फसल उगाकर अपना घर बनाना चाहते थे। श्रवण तो खेत में बहुत मेहनत करता, लेकिन नितिन कुछ काम नहीं करता बल्कि मंदिर में जाकर भगवान से अच्छी फसल के लिए प्रार्थना करता था। इसी तरह समय बीतता गया। कुछ समय बाद खेत की फसल पककर तैयार हो गई, जिसको दोनों ने बाजार ले जाकर बेच दिया और उनको अच्छा पैसा मिला। घर आकर श्रवण ने नितिन को कहा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा मुझे मिलेगा क्योंकि मैंने खेत में ज्यादा मेहनत की है। यह बात सुनकर नितिन बोला, नहीं, धन का तुमसे ज्यादा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने भगवान से इसकी प्रार्थना की, तभी हमको अच्छी फसल हुई। भगवान के बिना कुछ संभव नहीं है। जब वह दोनों इस बात को आपस में नहीं सुलझा सके तो धन के बंटवारे के लिए दोनों गांव के मुखिया के पास पहुंचे। मुखिया ने दोनों की सारी बात सुनकर उन दोनों को एक बोरा चावल का दिया जिसमें कंकड़ मिले हुए थे। मुखिया ने कहा कि कल सुबह तक तुम दोनों को इसमें से चावल और कंकड़ अलग करके लाने हैं, तब मैं निर्णय करूंगा कि इस धन का ज्यादा हिस्सा किसको मिलना चाहिए। दोनों चावल की बोरी लेकर अपने घर चले गए। श्रवण ने रात भर जागकर चावल और कंकड़ को अलग किया, लेकिन नितिन चावल की बोरी को लेकर मंदिर में गया और भगवान से चावल में से कंकड़ अलग करने की प्रार्थना की। अगले दिन सुबह श्रवण जितने चावल और कंकड़ अलग कर सका उसको ले जाकर मुखिया के पास गया, जिसे देखकर मुखिया खुश हुआ। नितिन वैसी की वैसी बोरी को लेकर मुखिया के पास गया। मुखिया ने नितिन को कहा कि दिखाओ तुमने कितने चावल साफ किए हैं। नितिन ने कहा कि मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि सारे चावल साफ हो गए होंगे। जब बोरी को खोला गया तो चावल और कंकड़ वैसे के वैसे ही थे। जमींदार ने नितिन को कहा कि भगवान भी तभी सहायता करते हैं जब तुम मेहनत करते हो। जमींदार ने धन का ज्यादा हिस्सा श्रवण को दिया। इसके बाद नितिन भी श्रवण की तरह खेत में मेहनत करने लगा और अब की बार उनकी फसल पहले से भी अच्छी हुई। दोस्तों, हमें इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। हमें सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए। भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो श्रवण की तरह कर्म करता है। अगली कहानी नंबर 3,
भगवान की सेवा। एक राजा ने भगवान का एक मंदिर बनवाया और पूजा के लिए एक पुजारी को लगा दिया। पुजारी बड़े भाव से भगवान की सेवा करने लगा। भगवान की पूजा अर्चना और सेवा टहल करते पुजारी की उम्र बीत गई। राजा रोज एक फूलों की माला सेवक के हाथ से भेजा करता था। पुजारी वह माला भगवान को पहना देता था। जब राजा दर्शन करने आता तो पुजारी वह माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देते थे। यह रोज का नियम था। एक दिन राजा किसी वजह से मंदिर नहीं जा सका। उसने एक सेवक से कहा, माला लेकर मंदिर जाओ। पुजारी से कहना, आज मैं नहीं आ पाऊंगा। सेवक ने जाकर माला पुजारी को दे दी और बता दिया कि आज महाराज का इंतजार न करें। सेवक वापस आ गया। पुजारी ने माला भगवान को पहना दी। फिर उन्हें विचार आया कि आज तक मैं अपने भगवान की चढ़ी माला राजा को ही पहनाता रहा, कभी ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। जीवन का कोई भरोसा नहीं कब रूठ जाए। आज मेरे प्रभु ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। राजा आ जाएंगे नहीं तो क्यों न माला मैं पहन लूं। यह सोचकर पुजारी ने भगवान के गले से माला उतारकर स्वयं पहन ली। इतने में सेवक आया और उसने बताया कि राजा की सवारी बस मंदिर में पहुंचने ही वाली है। यह सुनकर पुजारी कांप गए। उन्होंने सोचा, अगर राजा ने माला मेरे गले में देख ली तो मुझ पर क्रोधित होंगे। इस भय से उन्होंने अपने गले से माला उतारकर भगवान को फिर से पहना दी। जैसे ही राजा दर्शन को आया तो पुजारी ने नियम अनुसार फिर से वह माला उतारकर राजा के गले में पहना दी। माला पहना रहे थे तभी राजा को माला में एक सफेद बाल दिखा। राजा को सारा माजरा समझ गया कि पुजारी ने माला स्वयं पहन ली थी और फिर निकालकर वापस डाल दी होगी। पुजारी ऐसा छल करता है, यह सोचकर राजा को बहुत गुस्सा आया। उसने पुजारी जी से पूछा, पुजारी जी यह सफेद बाल किसका है। पुजारी को लगा कि अगर सच बोलता हूँ तो राजा दंड दे देंगे, इसलिए जान छुड़ाने के लिए पुजारी ने कहा, महाराज यह सफेद बाल तो भगवान का है। अब तो राजा गुस्से से आग बबूला हो गया कि ये पुजारी झूठ पर झूठ बोले जा रहा है। भला भगवान के बाल भी कहीं सफेद होते हैं। राजा ने कहा, पुजारी अगर यह सफेद बाल भगवान का है तो सुबह श्रृंगार के समय मैं आऊंगा और देखूंगा कि भगवान के बाल सफेद है या काले। अगर भगवान के बाल काले निकले तो आपको फांसी हो जाएगी। राजा हुक्म सुनाकर चला गया। अब पुजारी रोकर भगवान से विनती करने लगे, प्रभु मैं जानता हूँ आपके सम्मुख मैंने झूठ बोलने का अपराध किया। अपने गले में डाली माला पुनः आपको पहना दी। आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो गया। यह लालसा ही रही कि कभी आपको चढ़ी माला पहनने का सौभाग्य मिले। इसी लोक में यह सब अपराध हुआ। मेरे प्रभु पहली बार यह लोक हुआ और ऐसी विपत्ति आ पड़ी है। मेरे नाथ अब नहीं होगा ऐसा अपराध। अब आप ही बचाए, नहीं तो कल सुबह मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाएगा। पुजारी सारी रात रोते रहे। सुबह होते ही राजा मंदिर में आ गया। उसने कहा कि आज प्रभु का श्रृंगार वह स्वयं करेगा। इतना कहकर राजा ने जैसे ही मुकुट हटाया तो हैरान रह गया। भगवान के सारे बाल सफेद थे। राजा को लगा पुजारी ने जान बचाने के लिए भगवान के बाल रंग दिए होंगे। गुस्से से तमतमाते हुए उसने बाल की जांच करनी चाहिए। बाल असली है या नकली अब समझने के लिए उसने जैसे ही भगवान के बाल तोड़े, भगवान के सिर से खून की धार बहने लगी। राजा ने प्रभु के चरण पकड़ लिए और क्षमा मांगने लगा। भगवान की मूर्ति से आवाज आई, राजा तुमने आज तक मुझे केवल मूर्ति ही समझा, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए मूर्ति ही हूँ। पुजारी जी मुझे साक्षात भगवान समझते हैं। उनकी श्रद्धा की लाज रखने के लिए आज मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े व रक्त की धार भी बहानी पड़ी तुझे समझाने के लिए। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि समझो तो देव नहीं तो पत्थर, श्रद्धा हो तो उन्हीं पत्थरों में भगवान सप्राण होकर भक्त से मिलने आ जाते हैं। कहानी नंबर 4, त्याग की मूर्ति। एक अखबार वाला प्रातःकाल लगभग 5 बजे जिस समय अखबार देने आता था, उस समय रमेश बाबू उसको अपने मकान की गैलरी में टहलते हुए मिल जाते थे। प्रतिदिन वह रमेश बाबू के आवास के मुख्य द्वार के सामने चलती साइकिल से निकलते हुए अखबार फेंकता और उनको नमस्ते बाबूजी बोलकर अभिवादन करता हुआ फर्राटे से आगे बढ़ जाता था। क्रमशः समय बीतने के साथ रमेश बाबू के सोकर उठने का समय बदलकर प्रातः 7 बजे हो गया। जब कई दिनों तक रमेश बाबू उस अखबार वाले को प्रातः टहलते नहीं दिखे तो एक रविवार को प्रातः लगभग 9 बजे वह उनका कुशल क्षेम लेने उनके आवास पर आ गया। तब उसे ज्ञात हुआ कि घर में सब कुशल मंगल है। रमेश बाबू बस यूं ही देर से उठने लगे थे। वह बड़े सविनय भाव से हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी एक बात कहूँ। रमेश बाबू ने कहा, बोलो।
वह बोला, आप सुबह तड़के सोकर जगने की अपनी इतनी अच्छी आदत को क्यों बदल रहे हैं? आपके लिए ही मैं सुबह तड़के विधानसभा मार्ग से अखबार उठाकर और फिर बहुत तेजी से साइकिल चलाकर आप तक अपना पहला अखबार देने आता हूँ। सोचता हूँ कि आप प्रतीक्षा कर रहे होंगे। रमेश बाबू ने विस्मय से पूछा, अरे तुम विधानसभा मार्ग से अखबार लेकर आते हो इतनी दूर से? हाँ, सबसे पहला वितरण वहीं से प्रारंभ होता है, उसने उत्तर दिया। तो फिर तुम जगते कितने बजे हो? रमेश बाबू ने पूछा। 2:30 बजे, फिर 3:30 तक वहाँ पहुँच जाता हूँ। फिर रमेश बाबू ने जानना चाहा। फिर लगभग 7 बजे अखबार बांटकर घर वापस आकर सो जाता हूँ। फिर 10 बजे कार्यालय। अब बच्चों को बड़ा करने के लिए ये सब तो करना ही होता है। रमेश बाबू कुछ पलों तक उसकी ओर देखते रह गए और फिर बोले, ठीक, तुम्हारे बहुमूल्य सुझाव को अवश्य ध्यान में रखूंगा। घटना को लगभग 15 वर्ष बीत गए। एक दिन प्रातः 9 बजे के लगभग वह अखबार वाला रमेश बाबू के आवास पर आकर एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोला, बाबूजी, बिटिया का विवाह है, आपको सपरिवार आना है। निमंत्रण पत्र के आवरण में अभिलेखित सामग्री को रमेश बाबू ने सरसरी निगाह से जो पढ़ा तो संकेत मिला कि किसी डॉक्टर लड़की का किसी डॉक्टर लड़के से परिणय का निमंत्रण था। तो जाने कैसे उनके मुंह से निकल गया, तुम्हारी लड़की। उसने भी जाने उनके इस प्रश्न का क्या अर्थ निकाल लिया कि विस्मय के साथ बोला, कैसी बात कर रहे हैं बाबूजी? मेरी ही बेटी। रमेश बाबू अपने को संभालते हुए और कुछ अपनी जेब को मिटाते हुए बोले, नहीं, मेरा तात्पर्य कि अपनी लड़की को तुम डॉक्टर बना सके, इसी प्रसन्नता में वैसा कहा। हाँ बाबूजी, मेरी लड़की ने MBBS किया है और उसका होने वाला पति भी MD है। और बाबूजी, मेरा लड़का इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष का छात्र है। रमेश बाबू किंकर्तव्य विमूढ़ खड़े सोच रहे थे कि उससे अंदर आकर बैठने को कहूं कि न कहूं कि वह स्वयं बोला, अच्छा बाबूजी, अब चलता हूँ, अभी और कई कार्ड बांटने हैं, आप लोग आइएगा अवश्य। रमेश बाबू ने भी फिर सोचा, आज अचानक अंदर बैठने को कहने का आग्रह मात्र एक छलावा ही होगा। अतः औपचारिक नमस्ते कहकर उन्होंने उसे विदाई दे दी। उस घटना के 2 वर्षों के बाद जब वह पुनः रमेश बाबू के आवास पर आया तो ज्ञात हुआ कि उसका बेटा जर्मनी की किसी नामी कंपनी में कहीं कार्यरत था। उत्सुकतावश रमेश बाबू ने उससे प्रश्न कर ही डाला कि आखिर उसने अपनी सीमित आय में रहकर अपने बच्चों को वैसी उच्च शिक्षा कैसे दे डाली। उसने कहना शुरू किया, बाबूजी, इसकी बड़ी लंबी कथा है, फिर भी कुछ आपको बताए देता हूँ। अखबार, नौकरी के अतिरिक्त भी मैं खाली समय में कुछ न कुछ कमा लेता था। साथ ही अपने दैनिक व्यय पर इतना कड़ा अंकुश की भोजन में सब्जी के नाम पर रात में बाजार में बची खुची कद्दू, लौकी, बैंगन जैसी मौसमी सस्ती मद्दी सब्जी को ही खरीद कर घर पर लाकर बनाई जाती थी। एक दिन मेरा लड़का परोसी गई थाली की सामग्री देखकर रोने लगा और अपनी माँ से बोला, ये क्या रोज बस वही कद्दू, बैंगन, लौकी, तरोई जैसी नीरस सब्जी, रूखा सूखा खाना। उब गया हूँ इसे खाते खाते। अपने मित्रों के घर जाता हूँ तो वहाँ मटर पनीर, कोफ्ते, दम आलू आदि, और यहाँ की बस क्या कहूँ। मैं सब सुन रहा था तो रहा न गया और मैं बड़े उदास मन से उसके पास जाकर बड़े प्यार से उसकी ओर देखा और फिर बोला, पहले आंसू पोंछ फिर मैं आगे कुछ कहूँ। मेरे ऐसा कहने पर उसने अपने आंसू स्वयं पोंछ लिए। फिर मैं बोला, बेटा, सिर्फ अपनी थाली देख, दूसरे की देखेगा तो तेरी अपनी थाली भी चली जाएगी, और सिर्फ अपनी ही थाली देखेगा तो क्या पता कि तेरी थाली किस स्तर तक अच्छी होती चली जाए। इस रूखी सूखी थाली में मैं तेरा भविष्य देख रहा हूँ, इसका अनादर मत कर, इसमें जो कुछ भी परोसा गया है उसे मुस्कुरा कर खा ले। उसने फिर मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और जो कुछ भी परोसा गया था खा लिया। उसके बाद से मेरे किसी बच्चे ने मुझसे किसी भी प्रकार की कोई भी मांग नहीं रखी। बाबूजी, आज का दिन मेरे बच्चों के उसी त्याग और तपस्या का परिणाम है। उसकी बातों को रमेश बाबू बड़ी तन्मयता के साथ लगातार चुपचाप सुनते रहे और बस यही सोचते रहे कि आज के बच्चों की कैसी मानसिकता है कि वे अपने अभिभावकों की हैसियत पर दृष्टि डाले बिना उन पर लगातार अपनी उटपटांग मांगों का दबाव डालते रहते हैं। दोस्तों, हमें इस प्रसंग से ये सीख मिलती है कि बच्चों, अपने माता पिता के साथ हमेशा अच्छा व्यवहार करके ही आप अपने जीवन के लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उनसे ऐसी किसी प्रकार की मांग ना करें जो वो पूरी नहीं कर सकते। साथ ही माता पिता की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों पर ध्यान देवे कि उनकी संगति कैसी है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानियाँ अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने
और पहली बार वीडियो पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।